दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फन ट्रिक्स पर, जहां पर हम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कंसेप्चुअली एकदम डीपली क्लियर करते हैं। और उसके साथ साथ हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर में याद रखने के लिए हमें उसकी कुछ निमोनिक टेक्निक्स याद रहे, जिससे कि हम उसे मैकेनिकली याद कर पाएँ। तो आज हमारा FRSR का नेक्स्ट एपिसोड है, चलते हैं स्टार्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑनरेरियम? Statements are: 1. It is paid from Consolidated Fund of India. 2nd, prior consent of the government is required to undertake a work for honorarium. 3. Amount should be settled in advance. And 4. FR11 should be taken into cognizance before considering an honorarium proposal. Options are A. 1, 2 and 3 only, B. 3 and 4 only, C. 1, 2 and 3 only, and D. all of the above. And the right answer is D. ऑल ऑफ द अबव। तो ऑनरेरियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑनरेरियम जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे किया जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ़ी और ऑनरेरियम में डिफरेंस क्या होता है। फ़ी जो होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कंसर्न नहीं होती, जबकि ऑनरेरियम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पे किया जाता है। इट इज़ पेड फॉर अ वर्क ऑफ स्पेशल एंड ओकेजनल इंटरमीडिएट कैरेक्टर, यानी कि कुछ स्पेशल वर्क है जो कि यूजुअल नॉर्मल रूटीन वर्क से हटकर है, तब उसको दिया जाता है। The work of laborious, deserving special merit and which justify a special award, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेरिट होनी चाहिए और स्पेशल अवार्ड डिजर्व करना चाहिए, तब ऑनरेरियम पे किया जाता है। नेक्स्ट, वर्क शुड बी अंडरटेकन विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अमाउंट शुड बी सेटल्ड इन एडवांस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं कि पहले प्रायर कंसेंट होनी चाहिए और साथ साथ जो है पेमेंट जो है वो एडवांस में ही सेटल हो जाना चाहिए। The sanctioning authority should record a certificate that though the whole time of government servant is at its disposal and his service can be utilized in any manner required without claim for any additional remuneration अंडर रूल 11। यानी कि रूल 11 ये बोलता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का जो टाइम होता है वो 24 आवर्स गवर्नमेंट सर्विस के लिए, उसे कहीं भी किसी भी मैनर में किसी भी काम के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। ये हमने देखा था कि कोविड के टाइम पर टीचर्स जो थे, स्कूल टीचर्स, उनको ड्यूटी लगाई थी सर्वे करने के लिए, जबकि उनका मेन जॉब है टीचिंग का, फिर भी उनको काम करना पड़ा था। डॉक्टर्स को कई लंबी लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ा था, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में हो, उसका होल टाइम जो होता है वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए ही होता है और गवर्नमेंट उसे किसी मैनर में यूटिलाइज कर सकती है विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। तो रूल 11 ये बोलता है, जिसको हमने एक बार पिछली वीडियो में ट्रिक भी याद रखी थी कि 11 मतलब दो पैरों पर खड़ा हुआ है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है वो दो पैरों पर खड़ा रहता है 24 घंटे के लिए। गवर्नमेंट जब भी कहेगी तब उसे वो काम करना पड़ेगा, तो रूल 11 से ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको। अब दिस स्पेशल वर्क इज ऑफ सच नेचर दैट इट कैन नॉट बी डन विदाउट द ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। अब जब ऑनरेरियम की बात आती है तो इसमें जो होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये करना पड़ता है कि वर्क जो था इतना स्पेशल वर्क था, इतना स्पेशल कैरेक्टर का था कि इसको विदाउट एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन के नहीं कर सकते थे, यानी कि इसको इसलिए एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन डिजर्व करता है। दो गवर्नमेंट सर्वेंट का काम तो है ही सारे काम जो भी गवर्नमेंट उसे असाइन करेगी उस काम को करना, तो इसमें क्या नहीं बात है, ऑनरेरियम का काम किया गया है तो वो भी तो गवर्नमेंट ने उसको असाइन किया है। बट नहीं, ऑनरेरियम का काम ऐसा काम है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने किया है, मतलब एक्सेप्शनली गुड किया है, तो उसको ऑनरेरियम डिजर्व करेगा रूल 11 को ध्यान में रखने के बावजूद भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सैंक्शनिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनरेरियम? Statements are: 1. Head of department can sanction up to 2500 rupees. If the amount exceeds rupees 2500, approval of finance advisor is essential. And 3. Honorarium beyond rupees 5000, approval of Minister of Finance is required. Options are 1, 2 and 3, B 3 only, C 2 and 3 only, and D 1 and 2 only. And the right answer is A 1, 2 and 3 only। यानी कि अगर ऑनरेरियम 2500 रुपीज़ तक ऑनरेरियम सेंक्शन करता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास पावर होती है, फाइल वहीं तक जाएगी और वो उसे सेंक्शन कर देंगे। बट अगर इससे बियॉन्ड अगर आपको करना है 2500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के बीच में, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र का अप्रूवल चाहिए होगा, और अगर उससे ऊपर करना है तो फिर वो फिनेंस मिनिस्ट्री जाएगी और मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का अप्रूवल ही चाहिए होगा, तभी वो हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनरेरियम इज नॉट पेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि इनमें से किस किस केस के लिए ऑनरेरियम नहीं दिया जाता? 1. प्रिपरेशन ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी मिनिस्ट्रीज़ की जो डिमांड्स होती हैं, जो ग्रांट्स के लिए जो डिमांड रेज करते हैं बजट के टाइम पर, उसको प्रिपेयर करता है अगर कोई सेक्शन या कोई इंडिविजुअल।
दूसरा, राइटिंग ऑफ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो अपने जूनियर सबॉर्डिनेट्स की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरते हैं, जिनको आज के टाइम पे अपार बोला जाता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बोला जाता है, उसको फिल करते हैं। या तीसरा, प्रिपरेशन ऑफ जीपीएफ अकाउंट ऑन और जीपीएफ बैलेंस शीट। ऑप्शंस आर A 3 only, B 1 2 and 3, C 2 and 3 only, and D 1 and 2 only. And the right answer is B 1 2 and 3, यानी किसी भी केस में इसमें से डिजर्व नहीं करते हैं इंडिविजुअल ऑनरेरियम के। यानी कि अगर कोई बोलता है कि मैंने एनुअल जो डिमांड थी ग्रांट्स के लिए उसको प्रिपेयर किया, या मैंने कोई सीनियर बोलता है मैंने अपने जूनियर्स की 20 लोगों की अपार भरी, तो वो आपकी ड्यूटी का पार्ट है। जिन लोगों ने आपके सबऑर्डिनेशन में काम किया उनकी अपार तो आपको फिल करनी है, उनको असेस तो आपको करना ही करना है। और जीपीएफ अकाउंट, ये आपका कैश सेक्शन जो होता है उसका काम होता है जीपीएफ अकाउंट को प्रिपेयर करना और बैलेंस शीट तैयार करना, तो इनमें कोई भी ऑनरेरियम वाला केस नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सैंक्शनिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। यानी कि सब्सिस्टेंस अलाउंस जो मिलते हैं जब कोई इंडिविजुअल सस्पेंड होता है, जिसको हम बोलते हैं कि नीदर ऑन ड्यूटी नॉर ऑन लीव, यानी कि ना तो ड्यूटी पर है ना छुट्टी पर है, तो उस केस में सस्पेंशन वाला केस होता है। उस केस में उनको गुजारा भत्ता दिया जाता है, यानी कि सर्वाइव करने के लिए सब्सिस्टेंस अलाउंस दिए जाते हैं। तो उनका बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट 3 months ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस इज पेबल एट एन अमाउंट इक्वल टू द लीव ऑन हाफ पे। यानी पहले 3 महीने तक जो हो किया जाता है सब्सिस्टेंस अलाउंस को पे किया जाता है हाफ पे लीव के इक्विवेलेंट किया जाता है, यानी कि हाफ पे लीव यानी आधे दिन की सैलरी, यानी कि आधी सैलरी होगी एक तरह से। सेकंड, इफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एक्सीड्स 3 months इट मे बी इंक्रीज बाय नॉट एक्सीडिंग 50%, यानी कि 3 महीने के बाद, यानी सस्पेंशन पीरियड नॉर्मली 3 months का होता है, उसके बाद रिव्यू कमेटी रिव्यू करती है उसको, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं इसको फर्दर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अगर वो फर्दर बढ़ा देते हैं तो सब्सिस्टेंस अलाउंस का भी फिर से रिव्यू किया जाता है। तो उस केस में सब्सिस्टेंस जो कमेटी है क्या उसको स्टेटमेंट बोलता है कि उसको 50% से बढ़ा सकती है, अप टू 50%। तीसरा है, इफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एक्सीड द 3 months इट मे बी डिक्रीज बाय नॉट एक्सीडिंग 50%। ये पहले वाला केस है कि 3 months से ज़्यादा सस्पेंशन चलता है तो क्या कमेटी जो है रिव्यू कमेटी उसको घटा भी सकती है। ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन आर A 1 2 and 3 ओनली, 1 2 and 3, B 3 ओनली, C 2 and 3 ओनली, एंड D 1 and 2 ओनली। एंड द राइट आंसर इज A 1 2 and 3 ओनली। अब देख लेते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस इज अलाउंस पेबल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट ऑन ड्यूटी नॉट ऑन लीव, यानी कि ना तो वो ड्यूटी कर रहे हैं ना लीव पर है, हु इज अंडर सस्पेंशन फॉर फर्स्ट 3 months। सब्सिस्टेंस अलाउंस जो पेबल होते हैं वो हाफ पे लीव और डियरनेस अलाउंस जो होता है फॉर सच सैलरी वो दिया जाता है। अगर पीरियड एक्सीड करता है तो उस केस में क्या किया जाएगा, इट मे बी इंक्रीज इफ रीजन नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट बाय नॉट एक्सीडिंग 50%। अगर जो सस्पेंशन का पीरियड को एक्सीड किया गया है वो गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से नहीं हुआ है, यानी कि जो डिले हुआ है कोई भी रीजन है उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई रोल नहीं है, तो उस केस में उसके सब्सिस्टेंस अलाउंस को 50% से बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 50% का 50% यानी 25%। ठीक है, यानी सपोज किसी एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज़ सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है तो उसका 50% बढ़ा दिया जाएगा, नहीं 5,000 और बढ़ा दिया जाएगा, 15,000 हो जाएगा। इट मे बी डिक्रीज इफ रीजन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट बाय नॉट एक्सीडिंग 50% एंड डीएनएस अलाउंस फॉर सच सब्सिस्टेंस अलाउंस, यानी कि अगर जो डिले हुआ है उसमें वो गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से हुआ है, उन्होंने टाइम पर अपने पेपर्स जमा नहीं किए या टाइम पर हियरिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ या कोई भी रीज़न है, तो उस केस में उनका जो होगा सब्सिस्टेंस अलाउंस को रिव्यू कमेटी एज ए पनिशमेंट घटा सकती है 50%, यानी कि 10,000 का सब्सिस्टेंस अलाउंस है तो उसका 50% यानी कि 5,000 रुपीज़ ही मिलेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट अ सस्पेंडेड ऑफिशियल हैज़ टू फर्निश फॉर रिसीविंग ही सब्सिस्टेंस अलाउंस। 1 नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, 2 to claim HRA for the period beyond 180 days, certify that he continued for the period for which HRA is claimed. 3 subsistence allowance can be denied even after producing the requisite certificates. Options are A 1 2 3, B 1 only, C 2 and 3 only, and D 1 and 2 only. And the right answer is B 1 only. अब देख लेते हैं, A suspended official has to furnish the following certificates for receiving his subsistence allowance। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंड हो चुका है तो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है।
बट उस सब्सिस्टेंस अलाउंस को लेने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो उसे फुलफिल करनी होंगी। पहला, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। कोई भी सस्पेंडेड ऑफिशियल किसी दूसरे बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता जिससे उसको अर्निंग हो रही हो। अगर ऐसा करता है नहीं तो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस को एडजस्ट किया जाएगा उस रेम्यूनरेशन के अगेंस्ट में। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस लेने के लिए सबसे पहले नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं कहीं भी कोई जॉब नहीं कर रहा, कोई किसी प्रोफेशन से अर्न नहीं कर रहा। दूसरा, फॉर HRA फॉर द पीरियड 120 डेज, यानी कि HRA लेने के लिए अगर 120 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया, ही हैज़ टू सर्टिफाई दैट he continued for the period for which HRA is claimed to retain the house at the same station or with the qualifying limits, paid rent for it and did not sublet whole of it। उसको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर 120 दिन हो चुके यानी 4 महीने हो चुके हैं तो उसके बाद कि वो HRA जिस एड्रेस के लिए ले रहे हैं वहीं रह रहे हैं या फिर वो सेम स्टेशन पर रह रहे हैं और जो लिमिट थी उसी क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर वो आता है और इसके लिए रेंट भी पे कर रहे हैं अगर वो रेंटेड है तो, और सब लेट नहीं किया हुआ है यानी कि किसी और को फर्दर किराए पे नहीं दिया हुआ है। ये सब चीज़ें उनको सर्टिफाई करनी होती हैं। तीसरा, नॉन सब्सिस्टेंस अलाउंस इज पेबल इफ द सस्पेंडेड एम्प्लॉय इज इंगेज्ड इन एनी अदर ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। यानी ये हमने कवर कर लिया कि ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में है तो उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस शुड नेवर बी डिनाइड अनलेस द सस्पेंडेड ऑफिशियल कुड नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। यानी कि अगर सस्पेंडेड एम्प्लॉय सर्टिफिकेट पूरे जमा करता है तो उसके सब्सिस्टेंस अलाउंस को किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता, जो कि उसमें पॉइंट था कि कैन बी डिनाइड इवन इफ प्रोड्यूसिंग द सर्टिफिकेट। नहीं, अगर सारे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए गए हैं तो फिर उस एम्प्लॉय का सब्सिस्टेंस अलाउंस को किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता। लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई फॉर टू पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। यानी कि सब्सिस्टेंस अलाउंस को लेने के लिए लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है कि इतना दिया जाएगा या उस टाइम पे कोई भी रीजन था, कुछ किसी भी रीजन से उसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये सब्सिस्टेंस के लिए यानी कि सर्वाइव करने के लिए, तो वो पेमेंट उसको करना ही करना है। इफ़ द हेडक्वार्टर्स of the suspended employees is changed in public interest, he is entitled for HRA relevant to the new headquarters। यानी कि डिपार्टमेंट उसके हेडक्वार्टर को चेंज करता है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो फिर वो HRA जो मिलेगा न्यू हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। Which of the following deductions are made compulsorily from the subsistence allowance of a suspended government employee? क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन कौन से डिडक्शंस किए जाते हैं, कंपल्सरी डिडक्शंस है। 1, repayment of loans and advances taken from the government। 2, CGHS contributions। 3, income tax। Options are A 1, 2 and 3, B 1 only, C 2 and 3 only, and D 1 and 2 only। And the right answer is A 1, 2 and 3। And the right answer is A 1, 2 and 3। यानी रिपेमेंट ऑफ लोन्स, सीजीएस कॉन्ट्रीब्यूशन और इनकम टैक्स तीनों ही किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस आर मेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस ऑफ अ सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट विद हिज कंसेंट ओनली। यानी कि यहाँ पर डिडक्शंस की बात हो रही है उसकी कंसेंट से। पिछले क्वेश्चन हमने देखा था कि कंपल्सरीली गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे ना चाहे डिडक्शंस किए जाएंगे, लेकिन ये वो एग्री होगा गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंडेड एम्प्लॉय तभी किए जाएंगे। 1, सब्सक्रिप्शंस टुवर्ड जीपीएफ। 2, प्रीमियम ड्यू टू पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। 3, रिफंड ऑफ जीपीएफ एडवांस। ऑप्शंस आर A 1, 2 and 3, B 1 only, C 2 and 3 only, and D 1 and 2 only। And the right answer is C 2 and 3 only। चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि डिडक्शंस, हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए, कौन से कंसेंट से होते हैं, कौन से कंपल्सरीली होते हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जब कोई एम्प्लॉय सस्पेंड हो जाता है तो 3 तरह के डिडक्शंस किए जाते हैं उसके रिम्यूनरेशन में से, यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस में से। एक होते हैं कंपल्सरी डिडक्शन, दूसरे होते हैं ऑप्शनल डिडक्शंस यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट की कंसेंट से किए जाते हैं, और तीसरे इनएडमिसिबल डिडक्शंस यानी कि इनको डिडक्शन नहीं किया जाता, ये डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले देखते हैं कंपल्सरी डिडक्शंस, इसमें 6 आते हैं। इनकम टैक्स, अगर सब्सिस्टेंस अलाउंस इतना है कि वो भी टैक्सेबल है तो इनकम टैक्स दिया जाएगा। लाइसेंस फी एंड अदर एलाइड चार्जेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब चार्जेस लिए जाएंगे।
तीसरा, रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांस टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर वो गवर्नमेंट से कोई भी लोन या एडवांस ले रखा है तो सब्सिस्टेंस अलाउंस में से भी उसको उसका पेमेंट करना होगा। तीसरा, CGHS कॉन्ट्रीब्यूशन जो हर महीने जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम 1977 कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी CGEIS जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम सब्सक्रिप्शन, यानी कि CGEGIS स्कीम जो होती है उसका सब्सक्रिप्शन। अब ये तो वो कंपलसरी है। इसके बाद आएंगे हमारे जो ऑप्शनल है। तीसरे आएंगे इनएडमिसिबल। तो इसको याद कैसे रखना है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलायंस करो। रिलायंस मतलब रिलाई करो, सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलाई करो, यानी कंपलसरी डिडक्शन कर लिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलाई करो कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। तो इसमें क्या क्या होता है, RLI रिलाई, जो हमारे तीन सेंट्रल गवर्नमेंट और RLI ये हमारे कीवर्ड हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे आ जाते हैं 3 DEF आ जाते हैं। पहला CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस। ये 3 आ गए इसमें। अब आता है रिलाई। रिलाई में आता है रिपेमेंट ऑफ लोन, L से लाइसेंस फीस और I से इनकम टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलाई करो, RLI। तो इससे हमें कंपलसरी डिडक्शंस क्लियर है। जब भी कंपलसरी डिडक्शंस की बात होती है सब्सिस्टेंस अलाउंस से, सीधे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलाई करो, क्योंकि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। अगर डिडक्शन किए जा रहे हैं लेकिन तुम्हें जस्टिस मिलेगा, तो डोंट वरी, रिलाई करो। तो इससे हमारा CGHS 3 हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हो जाएंगे, CGHS, CGEIS, CGEGIS, और R से रिपेमेंट ऑफ लोन, L से लाइसेंस फी और I से इनकम टैक्स। अब आते हैं ऑप्शनल डिडक्शंस। ऑप्शनल डिडक्शन कौन कौन से होते हैं, प्रीमियम ड्यू टू पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, B प्रीमियम टुवार्ड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी, जैसे कि रिकवरीज मेड बाय दी सोसाइटी विच आर एस्टेब्लिश फॉर द वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, और C है रिफंड ऑफ GPF एडवांस। अब इसकी ट्रिप याद रखो, GPS सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को GPS पे रखो। GPS से हम चलते हैं, हमारी चॉइस होती है हम किधर मुड़ना चाहें, हमारे पास ऑप्शन होता है। GPS हमें रास्ता बताता है, फिर हमारी मर्जी है। तो यहाँ पर भी GPF से हमें रास्ता मिलेगा, हमारी मर्जी हम डिडक्शन करवाएं या ना करवाएं। तो G से होता है GPF एडवांस। याद रखना GPF का एडवांस, GPF का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये एडवांस है। P से PLI प्रीमियम, और S से सोसाइटी और क्रेडिट सोसाइटी इसका प्रीमियम। तो इस तरह से हमारा GPS से ये हो जाएगा। हमारा पहला हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलाई करो, वो कंपलसरी डिडक्शंस हो गए। GPS से हमारा ऑप्शनल डिडक्शंस कवर हो गए। अब आते हैं इनएडमिसिबल डिडक्शन, जो कि नहीं किए जाते। पहला है सब्सक्रिप्शन टुवर्ड GPF, जब तक एम्प्लॉय सस्पेंडेड रहता है उसके GPF का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। अगर उसके बाद अगर वो फ्री हो जाता है, एक्सोनरेट हो जाता है, तो उसको जो सैलरी मिलेगी उसमें से कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट कर लिया जाता है। और अगर वो पेनल्टी वगैरह लगती है, सैलरी को रोका जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट कर लेते हैं। B है अमाउंट ड्यू ऑन कोर्ट अटैचमेंट, के कोर्ट अटैचमेंट्स वगैरह जो भी उसकी वजह से हो रहा है उसके लिए भी। तीसरा, रिकवरी ऑफ लॉस सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट फॉर विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट सर्वेंट ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई डिसीजन लिया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो उसकी रिकवरी। पर ये सब चीज़ें सब्सिस्टेंस अलाउंस में से नहीं की जाती बिल्कुल। तो इसका हम रखेंगे GPS लॉस्ट इन कोर्ट। अभी हमें GPS रास्ता दिखा रहा था, हम कोर्ट तक पहुँचे, लेकिन कोर्ट में आके हमारा GPS जो है वो गिर गया, खो गया हमसे। तो GPS लॉस्ट इन कोर्ट। तो GPS से फिर से हमारा GPF आ जाएगा, GPF का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा इस बार। पहले GPF एडवांस था, अब GPF सब्सक्रिप्शन। लॉस से आएगा लॉस रिकवरी, यानी कि लॉस जो हमें हुआ था, लॉस रिकवरी का लॉस की रिकवरी, और इन कोर्ट यानी कोर्ट अटैचमेंट। तो इस तरह से हमारे तीनों हो जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला काम आएगा। पहला आएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलाई करो, वो हमारा हो गया कंपल्सरी डिडक्शन। फिर आ गया GPS, उसमें हमारे पास ऑप्शन है GPS की तरह, हम डिडक्शन करवाएं या ना करवाएं। और तीसरा हमारा आ गया इनएडमिसिबल डिडक्शन वाला आ गया GPS लॉस्ट इन कोर्ट। अब हमारा GPS लॉस्ट हो गया, अब हमारे पास चॉइस नहीं है। इन कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, कोई डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कोर्ट में आ चुके हो।
तो हमारा ये पॉइंट कवर हो गया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स? 1, combination of appointments comes under FR 49. 2, government servant already holding a post can officiate a post as a temporary measure in one or more of other independent posts. 3, it applies to a government servant who is holding a post in officiating capacity. Options are A 1, 2 and 3, B 1 only, C 2 and 3 only, and D 1 and 2 only. And the right answer is A, all of the above. तो कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट हमारा FR 49 में आता है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 49 कैसे करेंगे, हमारी 50 होने वाली है तो हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लगाएगा कोई बैट्समैन कि उसको 50 हो जाए उसकी, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ शॉट्स लगाएगा, कुछ भी करेगा लेकिन अपनी 50 कंप्लीट करेगा। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट जो होगा वो FR 49 में आ जाएगा। 49 हो गया। अब गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी होल्डिंग अ पोस्ट कैन ऑफिशिएट अ पोस्ट एज ए टेम्परेरी मेजर इन वन और मोर ऑफ अदर इंडिपेंडेंट पोस्ट, यानी हाँ आपके पास एक पोस्ट है, आपको दूसरी पोस्ट के लिए टेम्परेरी अपॉइंट किया जा सकता है, ऑफिशिएट किया जा सकता है, पोस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है इट अप्लाइज टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज होल्डिंग अ पोस्ट इन ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी। हाँ, अगर आप ऑलरेडी पहली पोस्ट को ऑफिशिएट कर रहे हो उसके बावजूद भी आपको नेक्स्ट पोस्ट दी जा सकती है, एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है। तो ये सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a government servant is formally appointed to a higher post in the same office in the same line of promotion, यानी कि आपको हायर पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया गया है अपने ही ऑफिस में अपने ही लाइन ऑफ प्रमोशन में, तो पे फिक्सेशन कैसे होगा? 1, पे विल बी फिक्स्ड इन द हायर पोस्ट, यानी हाई वाली सैलरी पे। दूसरा, पे विल नॉट बी फिक्स्ड इन द हायर पोस्ट इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर FR 35। थर्ड, नो एडिशनल पे फॉर ड्यूटीज इन द लोअर पोस्ट। Options are A 1, 2 and 3, B 1 only, C 2 and 3 only, and D 1 and 2 only. And the right answer is A, all of the above. अगर आप ऑलरेडी एक पोस्ट पर हो, एक सेक्शन ऑफिसर है, उसको अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया जाता है टेम्परेरी हायर पोस्ट पे, तो उसको अंडर सेक्रेटरी का पे मिलना शुरू हो जाएगा। अगर उसमें पे रिस्ट्रिक्शन अंडर FR 35, वो हम पढ़ेंगे आगे, FR 35 में अगर रिस्ट्रिक्शन किया गया है तो उसको हायर पे में पोस्ट में फिक्स नहीं किया जाएगा। और अब जो लोअर पोस्ट थी यानी जो सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट थी उसके लिए उनको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर वो सेम ऑफिस में सेम लाइन ऑफ प्रमोशन में, यानी SO के बाद जो नंबर आता है वो अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी आता है, तो अपने ही लाइन में अपने ही ऑफिस में है तो लोअर पोस्ट के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हायर पोस्ट की उनको ड्यूटीज़ के लिए हायर पोस्ट फिक्स हो जाएगी अगर FR 35 में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a government servant is appointed to hold dual charge of 2 posts in the same cadre in the same office carrying identical skills, his pay will be। अब एक नया इशू आ गया, इस बार उसको हायर पोस्ट में नहीं किया, उसको डुअल चार्ज दे दिया, यानी एक सेक्शन ऑफिसर को दूसरा सेक्शन ऑफिसर का चार्ज भी दे दिया गया। सपोज एक एडमिन का है, उसको कैश का भी दे दिया गया या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज भी दे दिया गया, डुअल चार्ज दे दिया गया है सेम कैडर में। यहाँ पे कि CSS कैडर है तो CSS में ही दे दिया, सेम ऑफिस में आइडेंटिकल स्केल, दोनों का आइडेंटिकल स्केल है। हिज पे विल बी नो एडिशनल पे इज पेड इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन, हाउएवर पे ऑफ हाईएस्ट पोस्ट इज पेड। नो एडिशनल पे। दूसरा, स्पेशल पे इफ एनी अटैच टू द एडिशनल पोस्ट विल बी ग्रांटेड। ऑप्शंस आर A 1 and 2 both, B 1 only, C 2 only, and D none. And the right answer is A 1 and 2 बोथ, यानी कि उसको कोई एडिशनल पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपने पैरेलल पोस्ट पर है। अगर हायर पोस्ट पे होता तो हायर पोस्ट का मिल जाता, लोअर पोस्ट का नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो कोई लोअर पोस्ट है ही नहीं और मिलना एक ही पोस्ट का है, तो लॉजिकली देखा जाए तो पिछले वाले क्वेश्चन से इसको कनेक्ट किया जा सकता है कि पहले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हायर पोस्ट का मिल रहा था, अब यहाँ पे कोई हायर पोस्ट है नहीं, तो एक ही पोस्ट का मिलेगा, किसी का भी मान लो उसको। स्पेशल पे इफ अटैच, ठीक है, तो स्पेशल पे तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई है तो मिल जाएगा, अगर एडिशनल पोस्ट के साथ कुछ है तो वो मिल जाएगा उसको। अब इसको देख लेते हैं। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर्मली अपॉइंटेड टू अ हायर पोस्ट इन द सेम ऑफिस एज हिज ओन एंड इन द सेम कैडर लाइन ऑफ प्रमोशन इन एडिशन टू हिज ओन ड्यूटीज, जो पिछला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 9, कि सेम ऑफिस में है, सेम कैडर लाइन ऑफ प्रमोशन में है, ओन ड्यूटीज़ के अलावा
तो his pay will be fixed in the higher post except where the pay is restricted under FR 35 with no additional pay for the duties in the lower post। क्लियर हो गया। यहाँ पर हायर पे का मिलेगा अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और लोअर पोस्ट को भूल जाओ, उसका कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप अपने ही लैंड ऑफ प्रमोशन में गए हो। तो लॉजिक ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं, एफर्ट्स तो डालना नहीं पड़ रहा। आप हायर पोस्ट को कर रहे हो तो लोअर पोस्ट तो वैसे ही आप ऑलरेडी गवर्न कर रहे हो, तो उसके लिए क्यों आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, if a government servant is appointed to hold dual charge of two posts in the same cadre in the same office, no additional pay is paid irrespective of duration, special pay if any attached to the additional post will be granted, and the right answer is A। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसको देख लेते हैं। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड टू होल्ड डुअल चार्ज ऑफ टू पोस्ट इन द सेम कैडर इन द सेम ऑफिस, यानी कि दो पोस्ट का चार्ज संभाल रहा है सेम कैडर में सेम ऑफिस में, कैरिंग आइडेंटिकल स्केल ऑफ पे, आइडेंटिकल स्केल है, नो एडिशनल पे इज पेड इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन, नेवरलेस स्पेशल पे इफ एनी अटैच टू द एडिशनल पोस्ट विल बी ग्रांटेड। अगर स्पेशल पे के साथ कोई एडिशनल पे स्पेशल पे अटैच्ड है एडिशनल पोस्ट के साथ तो वो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, if a government servant is appointed to another post or post which are not in the same office, office pay will be fixed as under। अब यहाँ पर दूसरी पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है जो कि उसके अपने ऑफिस में नहीं है। अब क्या होगा, ही विल बी अलाउड द पे ऑफ हाईएस्ट पोस्ट। सेकंड, 10% of the presumptive pay of the additional post would also be paid provided the additional charge। 3, if the period of appointment in additional post exceeds 3 months, approval of Department of Personnel is required। Options are A 1 and 2 only, B all of the above, C 2 and 3 only, and D 1 only, and the right answer is B all of the above। देख लेते हैं। When a government servant is appointed to another post or post which are not in the same office, यानी कि सेम ऑफिस में नहीं है, though in the same office are not in the same cadre line of promotion, यानी कि अगर या तो वो सेम ऑफिस में है ही नहीं। एक मिनिस्ट्री का पुराना एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं कि सेक्शन ऑफिसर को दूसरी मिनिस्ट्री के भी सेक्शन ऑफिसर का चार्ज मिल जाता है या अंडर सेक्रेटरी का मिल जाता है, या फिर सेम ऑफिस है एक ही मिनिस्ट्री है बट एक सेक्शन ऑफिसर को एक एओ का चार्ज मिल जाता है, एओ की ड्यूटी मिल जाती है। तो एओ की ड्यूटी डिफरेंट होती है सेक्शन ऑफिसर से, तो सेम लाइन ऑफ प्रमोशन में नहीं है। ही विल बी अलाउड टू पे ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट। अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं, जो भी हाईएस्ट पोस्ट होगी उसकी तो उसको मिल जाएगी हाईएस्ट पे मिल जाएगी। इफ़ ही होल्ड्स द चार्ज ऑफ मोर देन 2 पोस्ट, ठीक है, इन एडिशन 10% of the presumptive pay of the additional post would also be paid provided the additional charge is held for a period proceeding 45 days but not exceeding 3 months। अब सपोज मान लो कि 2 एडिशनल पोस्ट हैं, एक सेक्शन ऑफिसर को एक एओ बना दिया, एओ के बाद कुछ और बना दिया, तो हाईएस्ट पोस्ट की तो उसको सैलरी मिल जाएगी। अब पीछे की 2 पोस्ट हैं, उन दोनों का प्रिजम्पटिव पे। अब प्रिजम्पटिव पे क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय 2017 में गया दूसरी पोस्ट पर करने के लिए, 2018 हो गया, 2019 हो गया, तो उसका इंक्रीमेंट तो लगा नहीं है क्योंकि उसका इंक्रीमेंट तो नए ऑफिस में लग रहा है। बट यहाँ पर हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि उसको सैलरी मिल रही है और उसको प्रिजम्पटिव पे देंगे, यानी उसको पे ड्रॉ नहीं होगी बट उसका पे फिक्सेशन होगा जो उसको मिलता, जिससे कि अगर वो लौट कर आएगा तो उस पे पर वो सीधा अपॉइंट हो जाएगा, तो उसका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। जैसे सपोज किसी को मिल रहा है 70,000 रुपीज़ मिल रहा है 2017 में, अब वो चला जाता है दूसरी मिनिस्ट्री में किसी हायर पोस्ट पे, 2018 में उसका पे हो गया 72,000 होना चाहिए था, बट दूसरी मिनिस्ट्री में से उसका पे फिक्स हो गया, यहाँ तो उसका हुआ नहीं, यहाँ से सैलरी नहीं मिल रही। 2019 में उनका 74,000 हो गया, अब वो 2019 के एंड में लौट कर आता है, तो अगर उसका प्रिजम्पटिव पे फिक्स कर रखा है 74,000 तो उसको 74,000 की सैलरी मिल जाएगी। अगर उसका प्रिजम्पटिव पे फिक्स नहीं किया होता तो उसको 70,000 मिलता, क्योंकि लास्ट पे फिक्सेशन तो 70,000 पे हुआ था उनका, तो प्रॉब्लम हो जाती है उस एम्प्लॉय को, तो उसको लॉस ना हो इसलिए प्रिजम्पटिव पे उसको देते हैं। उसमें कुछ दिया नहीं जाता, प्रिज्यूम करते हैं कि ही इज़ ऑन पोस्ट और उसको फाइनेंशियल लॉस ना हो, तो ये 74,000 उसकी इस तरह से हो जाएगी। तो अब जब हायर पोस्ट पर है तो हायर पोस्ट की सैलरी मिलेगी, और जो लोअर पोस्ट है उनके लिए दूसरे ऑफिस से जहाँ से आया है वहाँ का जो भी प्रिजम्पटिव पे होगा उसका 10% जो है वो उसको एडिशनल पोस्ट का वो भी दिया जाएगा एडिशनल चार्ज के लिए। इसमें भी कंडीशन है, वो मोर देन 45 डेज के लिए बट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यानी कि बहुत ही टेम्परेरी, मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए, और इतना भी छोटा नहीं है कि 10 दिन के लिए चला गया,
या 20 दिन के लिए चला गया, इतना भी कम नहीं, कम से कम 45 दिन के लिए तो सर्व करना ही करना है, और 3 महीने से ज़्यादा सर्व नहीं करना है, क्योंकि फिर तो उसको एक तरह से प्रमोशन हो गया ना। अगर 3 मंथ से ज़्यादा आपको दे रहे हो, 6 महीने या 1 साल के लिए दे दिया, उसको तो मज़े आ जाएंगे, उसको तो एक हायर प्रमोशन मिल गया। अगर 1 साल के लिए आपने कर दिया, 1 साल उसने प्रमोशन ले लिया, एक सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी ग्रेड में चला जाएगा, वहाँ पे वो एंजॉय करेगा अंडर सेक्रेटरी की पावर, सैलरी, सब कुछ। ये नहीं होना चाहिए, एक टेम्परेरी फेनोमेना होता है, इसको इससे ज़्यादा नहीं किया ज़्यादा। 3 महीने तक का मैक्सिमम टाइम है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो आप इस 3 महीने के अंदर अंदर आप अपॉइंट कर लो। दूसरा, जिस पोस्ट के लिए उस बंदे को एडिशनल चार्ज दिया गया है, वहाँ पर आप अपना रिक्रूटमेंट करो, अपॉइंटमेंट करो, रेगुलर एम्प्लॉय रखो, और उस बंदे को रिवर्ट करो उसकी पेरेंट पोस्ट में। तो इसलिए इसको टेम्परेरी रखा गया है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, अब 3 मंथ्स में नहीं कर पाते, कुछ रीजन आ गए, कोविड आ गया या इलेक्शन ड्यूटी चल रही है, कुछ भी है, उस केस में आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग यानी डीओपीटी का अप्रूवल चाहिए होगा। डीओपीटी अगर आपको अप्रूवल दे देगी तो आप उसको 3 मंथ से ज़्यादा भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये केस हो गया आपका पे फिक्सेशन का, जब आपका एम्प्लॉय एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाता है या फिर एक कैडर से दूसरे कैडर में जाता है, तो हाईएस्ट पे का पे दे दो। उसकी जो प्रीवियस जितनी भी पोस्ट है, हो सकता है वो 2 एडिशनल चार्ज संभाल रहा हो या 3 एडिशनल चार्ज संभाल रहा हो, कितना भी हो, जितने भी पीछे वाले हैं जो हाईएस्ट के नीचे हैं, उन सबका प्रिजम्पटिव पे जो होगा उसको एज्यूम करके उसके बाद उस पर 10% एडिशनल आप उसको पे कर दोगे। और अगर उससे ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा करते हो तो डीओपीटी का अप्रूवल ले लीजिए। ठीक है। अब इसमें भी एक चीज़ और है कि एग्रीगेट ऑफ पे और एडिशनल पे शुड नॉट एक्सीड 2.25 लाख, यानी कि सारी पोस्ट का मिला के और जो हाईएस्ट पोस्ट जो पे है उसकी अभी जो मिल रही है, उस सबको मिला के 2,25,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये मैक्सिमम जो वो ड्रॉ कर सकता है। अब डियरनेस अलाउंस किस पे मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 सैलरीज का चल रहा है, तो डियरनेस अलाउंस हाईएस्ट पे जो फिक्स हुई थी उस पर मिलेगा। तो इस तरह से ये पे फिक्सेशन का हो गया जब वो मोर देन 1 पोस्ट का एडिशनल चार्ज करता है डिफरेंट कैडर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स अंडर रूल 49? 1. Appointment of an official of PSU to another PSU will be governed by these rules. 2. Since the appointments under FR 49 are not promotion, there is no need to keep the reservation policy. 3. Appointment should be made only after getting the approval of the authority competent to make appointment to the post. Options are A, 1 and 2 only, B, all of the above, C, 2 and 3 only, and D, 3 only. And the right answer is D, 3 only. अब देख लेते हैं। द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस, यानी ये रिस्ट्रिक्शंस जो की जाएंगी कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट के केस में। FR 49 अप्लाइज ओनली टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ये केवल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिशियल एंड ऑटोनोमस बॉडी PSU टू अनदर सच बॉडी, यानी कि एक PSU का बंदा दूसरे PSU में ऑफिशियल पोस्ट पे जाता है तो विल बी गवर्न बाय द रूल्स ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर के रूल्स से गवर्न होगा, उसमें गवर्नमेंट के ये पे फिक्सेशन रूल्स का कोई रोल नहीं होगा। दूसरा, FR 49 इज एप्लीकेबल टू केसेस वेयर द पोस्ट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द पोस्ट टू विच ही इज अपॉइंटेड आर अंडर द गवर्नमेंट। ये तभी होता है जब तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर जिस पोस्ट के लिए बात हो रही है वो पोस्ट जो है गवर्नमेंट के अंडर में आनी चाहिए। एडिशनल पे फॉर होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट इन PSU ऑटोनोमस बॉडी एटसेट्रा इज नॉट परमिसिबल, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो किसी PSU में इसके लिए नहीं जा सकता, एडिशनल पोस्ट को हेल्ड करने के लिए जाता है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट मेड अंडर दिस रूल should follow the spirit of the rule to meet the short term requirement and it should not be used to confer the promotional benefits indirectly. कहीं ऐसा ना हो कि आप इसकी वजह से आप एक इंडिविजुअल को लगातार कहीं ना कहीं एडिशनल चार्ज पर भेजते रहते हो हायर पोस्ट में और उसको एक तरह से प्रमोशन का बेनिफिट दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए होता है। रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई उसके बाद उस पर रेगुलर एम्प्लॉय को अपॉइंट करो और उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एडिशनल चार्ज से रिलीव करो, ये इसकी स्पिरिट होती है। Economy and expenditure for abolition of post should be kept in view and the approval of finance ministry should be obtained wherever necessary. इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखना है जब भी पोस्ट एबोल्यूशन होगा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए होगा इस रिगार्ड में। FR 49 इन्वॉल्व्स अपॉइंटमेंट टू हायर पोस्ट, ये होता है हायर पोस्ट के लिए। हाउएवर देयर शुड बी नो ओकेजन फॉर अपॉइंटमेंट टू स्टिल हायर पोस्ट इन द हायरार्की, ऐसा ना हो कि उसके बाद फर्दर हायर पोस्ट पे आप अपॉइंट कर दो। इफ सच नीड अराइज DOPT शुड बी कंसल्टेड, यानी कि एक कैंडिडेट एक सेक्शन ऑफिसर जिसकी हम बात कर रहे थे उसको कहीं पर अंडर सेक्रेटरी बना दिया, उसके बाद उसको फर्दर डिप्टी सेक्रेटरी बना रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा आपको करना है तो आपको DOPT को कंसल्ट करना पड़ेगा। इवन दो द अपॉइंटमेंट्स अंडर FR 49 आर नॉट प्रमोशन एंड देयर इज नो नीड टू गो बाय सीनियरिटी,
Nevertheless, as far as possible, only the senior most official in the lower post should be appointed and the reservation policy should be kept in mind. यहाँ क्योंकि ये रेगुलर प्रमोशन तो है नहीं, तो इसमें सीनियरिटी का कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है और ना ही रिजर्वेशन पॉलिसी की होनी चाहिए। बट जहाँ तक पॉसिबल हो आप उसको सीनियर मोस्ट ऑफिशियल को ही हायर पोस्ट पे भेजो और रिजर्वेशन पॉलिसी को भी दिमाग में रखा जाना चाहिए। द ऑफिशियल फेसिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और अदरवाइज अनसूटेबल शुड नॉट बी गिवन एडिशनल चार्ज। जो भी अनसूटेबल कैंडिडेट है जिस पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है कोई और रीजन है तो उसको एडिशनल चार्ज नहीं देना चाहिए। अपॉइंटमेंट शुड बी मेड ओनली आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मेक अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट। अपॉइंटमेंट जो होगा वो वही करेगी अथॉरिटी जो कि अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। Question number 14. If a government servant who has been dismissed, removed, compulsory retired is fully exonerated as a result of appeal, यानी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जिसको डिसमिस या रिमूव कर दिया गया था, कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया था, उसने अपील की और अपील के बाद वो एक्सोनरेट हो गया, फुल्ली एक्सोनरेट यानी चार्जेस से फ्री हो गया, तब क्या होगा? 1. द एंटायर पीरियड ऑफ एब्सेंस विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी विद फुल पे एंड अलाउंस। Second, if the proceedings were delayed due to reason attributable to the government servant, then the government servant will be paid only proportionate pay and allowance and not full. Options are A, 1 only, B, both, C, 2 only, and D, none. And the right answer is B, both. देख लेते हैं। रीइंस्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एज अ रिजल्ट ऑफ अपील, रिव्यू और रिवीजन। तो गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस कर रिमूव या कंपल्सरी रिटायर हुआ और फुली एक्सोनरेट हो गया। द एंटायर पीरियड ऑफ सेंस विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी एंड फुल पे एंड अलाउंसेस, यानी कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो एक्सोनरेट हो गया, तो उस पीरियड में जो एब्सेंस था, जो सस्पेंशन पीरियड था, उसको हम ड्यूटी मानेंगे और उसको पूरा पे एंड अलाउंस मिलेगा उस पीरियड का, क्योंकि उस पर चार्जेस गलत लगाए गए थे, वो एक्सोनरेट हो चुका है। तो वो ऑफिस नहीं आया था, वो उसकी गलती नहीं थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, इसके लिए वो सफ़र नहीं करेगा। इसलिए उस एम्प्लॉय को पूरे पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, फुल पे एंड अलाउंस मिलेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है, इफ़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट दो द गवर्नमेंट सर्वेंट इज फुली एक्सोनरेटेड, द termination of the proceedings was delayed due to the reason attributable to the government servant, then the government servant will be paid only proportionate pay and allowance and not full। यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये बात मान के चलती है कि ठीक है, इस एम्प्लॉय को जो मिले थे एक्सोनरेट हुआ, इसकी गलती नहीं थी, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स थी वो डिले हुई थी इसकी वजह से, इसलिए रीजन एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा उसको प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंस मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। अगर उसने डिले नहीं किया है तो फुल पे एंड अलाउंस मिलेगा। लीव पीरियड को तो ड्यूटी ट्रीट किया ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बट अगर पीरियड के अलावा अगर उसने कोई भी उस पीरियड के अलावा उसने अगर डिले किया है प्रोसीडिंग को, तो उसमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे भी उसको राइट मिलेगा, राइट ऑफ बीइंग हर्ड। गवर्नमेंट में कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो कि बिना पूछे कर दिया जाए। अगर उसका ऐसा कुछ किया जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, तो ओनली आफ्टर गिविंग 60 डेज नोटिस फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द प्रपोजल। उसको 60 डेज का नोटिस दिया जाएगा और रिप्रेजेंटेशन करने का राइट मिलेगा कि आपने, क्योंकि प्रोसीडिंग डिले हुई ड्यू टू यू, रीजन एट्रीब्यूटेबल टू यू, तो आपका पे एंड अलाउंस इतने % से डिडक्ट किया जा रहा है, आपको रिप्रेजेंट करना है, तो अपना पक्ष रख सकते हो। द रिड्यूस पे एंड अलाउंस शुड नॉट बी लेस दैन द सब्सिस्टेंस अलाउंस ऑलरेडी पेड। जो रिड्यूस अमाउंट होगा वो इतना नहीं, सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा किसी भी हालत में। द पीरियड ऑफ एब्सेंस विल बी नॉट विदाउट ट्रीट इट एज ड्यूटी, यानी पीरियड जो सस्पेंशन का था वो तो ड्यूटी रहेगा, उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि अगर वो एक्सोनरेट हुआ है तो क्या उसको रीजन जो डिले हुई है, प्रोसीडिंग डिले हुई है कि नहीं हुई है। अगर डिले हुई हैं तो रीजन क्या था, गवर्नमेंट की तरफ से हुई है या फिर एम्प्लॉय की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से हुई है तो कोई इशू नहीं है। अगर वो डिले हुई हैं एम्प्लॉय की तरफ से, तो फिर उसको जो अलाउंसेस हैं उसको डिडक्ट किया जाएगा, प्रोपोर्शनेट पे किया जाएगा। उसके लिए उसको पहले 60 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा कि हम डिडक्ट कर रहे हैं, आप अपना रिप्रेजेंटेशन करो। उसकी रिप्रेजेंटेशन को सुना जाएगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अगर उसने जस्टिफाई कर दिया तो नहीं किया जाएगा, अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाया तो डिडक्ट किया जाएगा। और उस केस में भी जो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो उसको मिल रहा था उससे कम नहीं मिलेगा उसको किसी भी हालत में। पीरियड को ड्यूटी माना ही जाएगा। चलते हैं आगे। Question number 15. If the case of dismissal, removal, compulsory retirement was set aside by the appellate authority for non-compliance of the procedure, the government servant will be paid only a proportionate amount and not full pay and allowance.
द पीरियड ऑफ एब्सेंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी अनलेस द स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड फॉर द पर्पज। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय डिसमिस हुआ है, रिमूव या कंपल्सरी रिटायर हुआ है, उसको सेट असाइड रख दिया है अपीलेट अथॉरिटी ने, तो उसका क्योंकि नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर, उसको एक्सोनरेट नहीं किया बट उसको साइड में रख दिया गया है क्योंकि जो अपीलेट अथॉरिटी थी वो ढंग से काम नहीं कर रही थी उस केस में। ऑप्शन आर ए वन ओनली, बी बोथ, सी टू ओनली एंड डी नन, एंड द राइट आंसर इज बी बोथ। देख लेते हैं। Where the order of dismissal removal was not fully exonerated but set aside by the appellate authority or non-compliance of the procedure and no further inquiry is ordered। कि डिसमिसल जो रिमूवल का जो था वो फुली एक्सोनरेटेड नहीं है, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने सेट असाइड कर दिया है, नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोसीजर एंड नो फर्दर इंक्वायरी इज ऑर्डर, और कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी पेड ओनली ए प्रोपोर्शनेट अमाउंट एंड नॉट फुली पे अमाउंट। क्यों? क्योंकि आप एक्सोनरेट नहीं हुए हो, ये लैग था, एडमिनिस्ट्रेटिव लैग था, इसलिए आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा, आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है आप बचे, आप दूध के धुले हो, आप बचे हो, आपने तो किया है बट कुछ प्रोसीजरल लैप्स हो गया, उसकी वजह से आपको एडवांटेज मिलेगा, तो आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा। रिड्यूस्ड पे शुड नॉट बी लेस देन द सब्सिस्टेंस अलाउंस ऑलरेडी पेड एंड आफ्टर। सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम तो नहीं मिलेगा उसको रिड्यूस्ड पे। इसका फिर से वही 60 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा। अब आते हैं पीरियड ऑफ एब्सेंस की बात। द पीरियड ऑफ एब्सेंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी अनलेस स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड फॉर एनी पर्पस, कि इसको ड्यूटी नहीं माना जाएगा जब तक कि स्पेशली डिक्लेयर नहीं किया जाता। द अमाउंट अर्नड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ dismissal टू द डेट ऑफ reinstatement should be adjusted and no payment will be made if such earnings are equal to or more than the amount payable to him। जब उसको डिसमिस किया गया था तो वो अनएम्प्लॉयड था उस बीच में उसने कुछ काम भी किया होगा। अब काम किया होगा तो अर्न भी किया होगा, उससे पूछा जाएगा कितना किया था, उस अमाउंट को अमाउंट पेबल जितना भी आ रहा है उससे एडजस्ट किया जाएगा। सपोज उस एम्प्लॉय को जो अपीलेट अथॉरिटी ने जो नॉन कॉम्प्लायंस की वजह से उन्होंने कहा इस एम्प्लॉय को 20,000 रुपीज़ मिलेगा प्रोपोर्शनेट पे अलाउंस। अब उससे पूछा जाएगा आपने कितना अर्न किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिमूवल, जब आप रजिस्ट्रेट नहीं हुए थे। उसने बोला मैंने 5,000 रुपये किए थे, तो 5,000 रुपये डिडक्ट करके 15,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर उसने 15,000 का पेमेंट मिल रहा था तो 5,000 किया जाएगा। सपोज़ वो ऐसे एम्प्लॉयमेंट में था जहाँ उसको 20,000 या 25,000 रुपये मिल रहे थे, तो उसको कुछ भी पे नहीं किया जाएगा, उससे लिया नहीं जाएगा। अगर 30,000 मिल रहे थे तो भी उसको पे नहीं किया जाएगा, लेकिन लिया कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन सच केसेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट में ट्रीट द पीरियड ऑफ एब्सेंस एज लीव ऑफ एनी काइंड विद नो लिमिटेशन ऑन पावर। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती क्या है इस पीरियड के लिए? वो बोलती है आप बता दो कौन सी लीव से एडजस्ट करना है, उसी लीव के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देते हैं, उसकी लीव डिडक्ट हो जाती है और उस पीरियड को ड्यूटी में काउंट हो जाता है। ये यूजुअली हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज अंडर सस्पेंशन बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिनरी और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब प्रोसीडिंग्स चल रही थी, बीच में डेथ हो गई, तब क्या होगा? एंटायर पीरियड ऑफ एब्सेंस इज ट्रीटेड एज ड्यूटी। दूसरा, फुल पे एंड अलाउंस ऑफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ए वन ओनली, बी बोथ, सी टू ओनली एंड डी नन। अब गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई, अब क्या होगा? बी बोथ, यानी एंटायर पीरियड को तो ड्यूटी माना जाएगा, फुल पे एंड अलाउंस भी मिलेंगे सस्पेंशन पीरियड के। क्यों? ऑल डेड मैन आर गुड मैन। अब उसने जो भी किया, नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, भूल जाओ, वो इंसान अब नहीं रहा, उसको हम अच्छा इंसान मानेंगे, उसके पीरियड को ड्यूटी भी मानेंगे, सारे उसको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माइनर पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन सस्पेंडेड एम्प्लॉय एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद पता चला उस पर माइनर पेनल्टी लगी, तब क्या होगा? एंटायर पीरियड ऑफ एब्सेंस इज ट्रीटेड एज ड्यूटी। उसके एब्सेंस पीरियड को जो है ड्यूटी मान लिया जाएगा। फुल पे एंड अलाउंस फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। पीरियड ऑफ सस्पेंशन के लिए इसको फुल पे एंड अलाउंस मिलेंगे। ए वन ओनली, बी बोथ, सी टू ओनली एंड डी नन, एंड द राइट आंसर इज बी। क्योंकि माइनर पेनल्टी तो उसको के केस में तो सस्पेंशन की ज़रूरत ही नहीं होती है यूजुअली, आप उसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो, और फिर भी आपने किया है तो उसमें उस एम्प्लॉय की गलती नहीं है, इतना बड़ा क्राइम नहीं था, तो उसके पीरियड को फिर हम मानेंगे कि ड्यूटी था और उसको अलाउंसेस भी मिलेंगे। नेक्स्ट, a government servant who is prematurely retired under FR 56 or Rule 48 and is reinstated either on appeal or review or through court। FR 56 में उस एम्प्लॉइज़ को प्रीमेच्योरली रिटायर्ड कर दिया गया था, यानी कि उस ढंग से काम नहीं किया था या कुछ रीजन से,
एंड तो क्या होगा, 1 एंटायर पीरियड ऑफ एब्सेंस इज ट्रीटेड एज ड्यूटी, 2 फुल पे एंड अलाउंस फॉर द पीरियड, A 1 only, B both, C 2 only and D none. And the right answer is B both. उसके सारे पीरियड को ड्यूटी मान लिया जाएगा, फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर द पीरियड भी मिलेंगे। अब ये कॉमन सेंस की बात है, आपने किसी इंसान को उसका असेस किया, FR 56 में किया, उसको प्री मैच्योरली रिटायर कर दिया, बाद में उसने केस डाला कोर्ट में, आपने रीइंस्टेट कर दिया, तो उस एम्प्लॉय ने सफ़र किया उस पीरियड के लिए वो क्यों परेशान होगा, उसके पीरियड को ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा, फुल पे एंड अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, if a government servant under suspension is dismissed, removed, but subsequently on appeal the penalty was modified as compulsory retirement. अब यहाँ पर उसको हमने एक्सोनरेट भी नहीं किया, सेट असाइड भी नहीं किया गया है, उसको डिसमिस या रिमूव कर दिया गया था, उसको गवर्नमेंट ने कंपलसरी रिटायरमेंट में कन्वर्ट कर दिया अपील पर कि चलो ठीक है, क्राइम तो किया है बट इतना नहीं है, इसको कंपलसरी रिटायर कर दो, सर्विस से हटा दो, बट डिसमिसल या रिमूव मत करो। डिसमिसल और रिमूव के केस में उसको फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, लेकिन कंपलसरी रिटायरमेंट के केस में उसको मिलेगा और एक सम्मान के साथ उसको सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो कंपलसरी रिटायर कर दिया, तो द पीरियड ऑफ एब्सेंस विल बी ट्रीटेड एज डाइस नॉन एंड फुल पे एंड अलाउंस for the period given. Options are A1, B both, C 2 only and D none, and the right answer is A1 only. The period of absence will be treated as dies non. उस पीरियड को हम डाइस नॉन मान लेंगे, यानी उस पीरियड का बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको, एंड फुल पे एंड अलाउंस फॉर द पीरियड ये नहीं मिलेंगे उसको। क्यों मिलेंगे, वो तो ऑलरेडी डिसमिस था, कंपलसरी रिटायर किया है उसको, तो अपील के बाद रिटायर तो अभी हुआ है ना, मेजर पेनल्टी तो लगी गई उसके ऊपर, तो उस पीरियड को हम रेगुलराइज कैसे करेंगे, उसको फुल पे अलाउंस तो नहीं मिलेंगे, हाँ पीरियड को डाइस नॉन ट्रीट कर देंगे, ब्रेक इन सर्विस वगैरह नहीं होगा। Question number 20. Which of the following is correct about non-practicing allowances? 1. It is granted to medical professionals in central government service in lieu of private practice. 2. It is necessary to prohibit private practice in public interest. 3. It is paid at the rate of 20% of the basic pay. And 4th, the sum of basic pay and NPA does not exceed rupees 2,37,500 rupees. Options are A 1, 2 and 4 only, B 1, 2, 3 and 4 only, C 1, 2 and 3 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, CGHS में काम करते हैं, इनको गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो इसके लिए उनको, इसके अलावा उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस भी दिए जाते हैं कि वो प्राइवेट में प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि प्राइवेट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनका लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिए जाते हैं। ये जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, वरना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस हो जाएगा। और एज पर 7th पे कमीशन ये 20% ऑफ द बेसिक पे में मिलते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि द सम ऑफ बेसिक पे एंड नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 2,37,500 रुपीज़, यानी कि टोटल पे और NPA मिला के 2,37,500 का फिगर क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। तो गाइज आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है यहीं पर। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपको कोई सजेशंस देने हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग होती है और हमें इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।